हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो हमारा पाठ चल रहा है दिल्ली सल्तनत, इस दिल्ली सल्तनत पे हमें जो शासक पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जिसका नाम बताया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। आज दोस्तों हम इल्तुतमिश को पढ़ने वाले हैं और इल्तुतमिश को जो हम पढ़ेंगे इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। क्या कारण है, कौन कौन से रीजन रहे जिसके कारण ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक ना मान के हम इल्तुतमिश को मानते हैं। तो दोस्तों, ऐबक के बारे में मैंने आपको बताया था। जो ऐबक था वो गुलाम था और वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों एक जो निसापुर का काजी था उससे किसको खरीदा था? ऐबक को खरीदा था। और ऐबक ने भी दोस्तों एक जो अहिलनबाड़ा का युद्ध है उस युद्ध के पश्चात, उस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश को खरीदा था। और इल्तुतमिश को जो खरीदा तो इल्तुतमिश किसका गुलाम है दोस्तों? ऐबक का गुलाम है। अर्थात जो गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। अर्थात जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इसको गुलामों का गुलाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक गुलाम ने दूसरे गुलाम को खरीदा था। आइए दोस्तों देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो थ्योरी का पोर्शन है उसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम लक्ष्मी की आकृति वाले जो सिक्के हैं वो किस शासक ने चलाए, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आंसर होगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि भारत के अंदर इंडो ईरानी जो शैली है इस पद्धति पर मकबरे किसने बनवाए, या फिर दोस्तों पूछा जाए मकबरे का पितामह किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मकबरा किसको कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो इल्तुतमिश होगा। क्या होगा दोस्तों? इल्तुतमिश। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बदायूं की जामा मस्जिद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो आंसर क्या होता है? इल्तुतमिश। यानी कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया है? इल्तुतमिश है। कौन से वंश का है? एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ वंशों के बारे में। दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे थे वो गुलाम वंश की बात कर रहे थे। और गुलाम वंश दोस्तों कब से कब तक चला, ये मैंने आपको बताया था 1206 से। कब से? 1206 से कब तक? 1290 तक। दोस्तों 1290 से अगला वंश शुरू हो जाएगा और अगला वंश जो होगा वो खिलजी वंश होगा। मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है इस पे 5 वंशों ने शासन किया। और 5 वंश कौन कौन से थे उनकी ट्रिक दोस्तों मैं आपको लिखवा चुका हूँ। आप लास्ट वीडियो में जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है इससे पहले वाली, उसमें दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश को एक बात मैंने और बताई थी कि ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? ममलूक वंश। और ममलूक वंश जो कहा वो किस इतिहासकार ने दोस्तों कहा था, तो इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह। क्या नाम है दोस्तों? हबीबुल्लाह। तो हबीबुल्लाह ने जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या कहा गुलाम वंश को? ममलूक वंश कहा। या मामलूक वंश कहीं आपको लिखा मिलेगा। ममलूक या मामलुक वंश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ ये है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। क्या अर्थ होता है दोस्तों? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। यानी कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान ये कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों? यानी कि ऐसे दास दोस्तों जिन्हें शादी करने का अधिकार था, जिन्हें बच्चे पैदा करने का अधिकार था, उन्हें हम क्या कहते हैं? मामलुक वंश के अंतर्गत दोस्तों रखते हैं। अगर दोस्तों मैं गुलाम वंश की बात करूं तो ये भी दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में गुलाम वंश बटा हुआ है। और ये 3 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं इनको भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ऐबक, ऐबक के बाद देखें दोस्तों इल्तुतमिश, इसको देखें इल्तुतमिश। और इसके बाद आपको एक अगला शासक गुलाम वंश में मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा बलवन। कौन मिलेगा दोस्तों?
बलवन मिलेगा। अगर दोस्तों हम ऐबक की बात करें तो ऐबक ये किस वंश का है दोस्तों, तो ये कुतुबी वंश का है। किस वंश का? कुतुबी वंश का। कुतुबी वंश का है सब तुर्क। कुतुबी वंश का। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो यह है दोस्तों शमसी वंश का। कौन से वंश का? शमसी वंश। अगर दोस्तों हम बलवन की बात करें तो यह है बलवनी वंश का। कौन से वंश का? बलवनी वंश का। बलवनी वंश की अगर हम बात करें, एक बात दोस्तों यहाँ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो शमसी वंश है और ये बलवनी वंश है, इन दोनों में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक बात कॉमन है, ये दोनों ही जो तुर्क जनजाति है उसके ये दोनों ही वंश हैं। किसके वंश हैं? तुर्कों की जनजाति है। और वो तुर्कों की जनजाति कौन सी है दोस्तों? इलबरी तुर्क। कौन सी जनजाति है दोस्तों? इलबरी तुर्क। जो इलबरी तुर्क हैं दोस्तों, उसी के ये दोनों भाग हैं, बलवनी वंश और शमसी वंश। तो एक तो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ वर्गीकरण किया है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। आगे दोस्तों हमें जो आज डिस्कस करना है वो केवल और केवल किसको देखना है दोस्तों? इल्तुतमिश को देखना है। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर दोस्तों मैं इल्तुतमिश की बात करूं तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि हमें केवल किसको देखना है, यानी कि उस शासक को देखना है जिसने कुछ अच्छा काम किया हो, जिसने समाज के लिए अच्छा किया हो। अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होता है, अच्छा व्यक्ति के कर्म होते हैं। और उन्हीं शासकों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत में, चाहे वो गुलाम वंश के हों चाहे किसी अन्य वंश के हों। यहाँ जो इल्तुतमिश किस तरीके से आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। मैंने आपको बताया था ऐबक, और ऐबक की मृत्यु भाई साहब हुई थी कब? 1210 में। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हो गई दोस्तों? चौगान खेलते समय। कैसे? चौगान खेलते समय। बोले तो पोलो। क्या बोलते हैं इसको? पोलो। यानी चौगान या पोलो खेलते समय भाई साहब घोड़े से गिर गए। कहाँ से गिरे? घोड़े से। और घोड़े से गिरकर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बुढ़ापा शरीर है, हड्डी टूट जाए तो जुड़ेगी नहीं। हुआ क्या? मर जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही ये मरे, इनका जो पुत्र है, क्या नाम है? पुत्र। और इस पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? आराम शाह। कौन गद्दी पर बैठेगा? आराम शाह गद्दी पर बैठा। और जैसे ही दोस्तों ये आराम शाह गद्दी पर बैठा, यहाँ पे आप देखिए ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा है। और ऐबक ने, अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ऐबक ने अलहिनवाड़ा के अलहिनवाड़ा के युद्ध के दौरान खरीदा है। युद्ध के दौरान खरीदा। अब देखिए इसको, इल्तुतमिश को किसने खरीदा? ऐबक ने। और ऐबक के बारे में मैं बता चुका, ऐबक को किसने खरीदा? गौरी ने। अब ये जब ऐबक ने खरीदा तो ये गुलाम ने खरीदा है, इसीलिए आप इस लाइन को इंपोर्टेंट करके लिखना। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। इसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दूसरी बात, आराम शाह यहाँ गद्दी पर बैठा, मृत्यु कब हो गई? 1210 में ऐबक मरा। और इसका जो शासनकाल है ये 1211 से है दोस्तों 1236 तक। अब एक साल का जो गैप है वो गैप क्या है कि जैसे ही आराम शाह शासक बना, इल्तुतमिश ने इसे हटाया। और इससे हटाने के बाद इसकी हत्या कर दी। और शासक कौन बन गया दोस्तों? इल्तुतमिश बन गया। अब इल्तुतमिश जो शासक बना, इसका कारण और भी कई कारण हैं। और मुख्य कारण ये है भाई साहब कि ये जो इल्तुतमिश है, ये जो ऐबक है इसका वफादार है, इसका विश्वास पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इल्तुतमिश की लड़की है, इल्तुतमिश की जो लड़की है, उस लड़की से इसने क्या कर ली? शादी कर ली। अर्थात बोलें तो ये जो इल्तुतमिश है ये ऐबक का क्या है? दामाद भी है। अब ऐबक का दामाद है, गुलाम है, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है और ये ऐबक का क्या है दोस्तों? दामाद। ऐबक का दामाद प्लस गुलाम, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। हुआ ये, यहाँ पे थोड़ा हम बैकग्राउंड में फिर चलते हैं, फिर आप समझिए
कंडीशन है क्या? बात थी गौरी, और गौरी का गुलाम अभी मैंने आपको बताया था, गौरी का गुलाम कौन है? ऐबक। अब पहले जमाने में ये हुआ करता था कि एक एक जो शासक था वो कई कई गुलाम रखता था। अब ये जो गौरी है इसके भी 100 200 500 गुलाम हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा योग्य वो कौन है? ऐबक। लेकिन दोस्तों ऐबक के अलावा जो गुलाम हैं उनमें दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, और वो कौन कौन से? एक तो यहाँ पे एलदौज आपको ध्यान रखना है, एलदौज। और एक आपको दोस्तों यहाँ कोबाचा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कोबाचा। अब यहाँ पे ट्रेजरी क्या होने वाली है इसको आप देखिए। इसका जो गुलाम है इसने ये गुलाम खरीद लिया, और इसका गुलाम क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। अब यहाँ पे क्या अंतर है इनमें ये देखो। अब ये जो एलदौज है होगा ये कि जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना, इल्तुतमिश शासक जो बना वो 1211 में बना और 1236 तक रहेगा। अब ये शासक जो बना वो ऐबक का जो पुत्र था उस पुत्र को हटा के बना, और पुत्र का नाम क्या था? आराम शाह। इसने 8 महीने शासन किया और इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। कहने को ये इल्तुतमिश का साला है और ऐबक का कौन है दोस्तों? पुत्र है। अब ये जो ताकतवर है गद्दी की, सबको इच्छा होती है, सबकी इच्छा होती है भविष्य में राजा बनेंगे, और इसकी भी इच्छा थी, तो इसने अपने साले को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इधर भाई साहब जो गौरी हैं उस गौरी के ये गुलाम हैं इस समय। कौन कौन? एक तो ऐबक और कुबाचा, और कौन दोस्तों? एलदौज। हुआ कि ये कि 1206 में जब ये शासक बना, 1206 में ऐबक जब शासक बनता है तो ये जो गुलाम थे ये विद्रोह करने की स्थिति में थे। तो यहाँ पे ऐबक ने एक चाल यहाँ अपनाई, और चाल क्या अपनाई दोस्तों? इसको देखना कि ऐबक ने एलदौज की जो पुत्री थी, एलदौज की पुत्री, इससे विवाह किसने कर लिया दोस्तों? ऐबक ने कर लिया। किसने कर लिया? ऐबक ने। यानी कि एलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया। अब देखो एलदौज का ऐबक कौन हो गया? दामाद हो गया। अब ऐबक को एलदौज तो नहीं मारेगा, ये तो इसके खिलाफ नहीं जाएगा। आगे क्या हुआ? जो ऐबक की दोस्तों बहन है, कौन दोस्तों? ऐबक की बहन, और बहन से शादी किसकी कर दी? कोबाचा की। यानी कोबाचा की शादी ऐबक की बहन से हो गई, और ऐबक ने दोस्तों जो एलदौज है, एलदौज की पुत्री की शादी स्वयं से कर ली। इसको भी संतुष्ट कर दिया, इसको भी संतुष्ट कर दिया। अब ये दोनों तो विद्रोह नहीं करेंगे। होगा ये कि इधर जो इल्तुतमिश बचा, इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों? ऐबक की जो लड़की है उसको लपेट लिया, और इसकी लड़की से इसका निकाह हो गया। किसकी लड़की से दोस्तों? ऐबक की लड़की से। ऐबक की लड़की से शादी किसकी हो गई? इल्तुतमिश की। ऐबक का दामाद कौन है? इल्तुतमिश। शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने साले की हत्या कर दी, 8 महीने शासन किया और इसको दोस्तों मार दिया। अब देखो ऐबक के टाइम पे अगर दोस्तों एलदौज की बात करें तो ये गजनी के सूबेदार हैं। कहाँ के दोस्तों? गजनी के। यानी गजनी के सूबेदार क्या? शासक इनको कहो, क्योंकि ये जो गजनी है वो ऐबक ने किसको दे रखा है? एलदौज को। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे सिंध और मुल्तान, सिंध और मुल्तान पे शासन कौन कर रहा है? सिंध प्लस मुल्तान। अगर हम बात करें यहाँ तो यहाँ दोस्तों शासन कौन कर रहा है? कोबाचा। यानी कि कोबाचा को एक छोटी सी रियासत दे दी, एलदौज को गजनी का शासक बना दिया। अब जो ऐबक है वो निश्चिंत होकर शासन कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना वैसे ही दोस्तों टेंशन हो जाएगी कोबाचा को, टेंशन हो जाएगी एलदौज को। कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है कि जो इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम है, और ये दोनों तीनों की बात करें तो ये गौरी के गुलाम हैं। ये तीनों सोच रहे हैं कि चलो ऐबक बना दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो गौरी का गुलाम था। अब नंबर हमारा आना चाहिए या फिर हमारा आना चाहिए। ये जो गुलामों का गुलाम ये बीच में कहाँ से आ गया? अब इसी को लेके दोस्तों ये दोनों विद्रोह कर देंगे। अब विद्रोह जो हुआ उसका सुनिए। आपने दोस्तों अब तक सुना होगा, पढ़ा होगा कि पानीपत का तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है, और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ है ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ है 1215 ईस्वी में। अब 1215 ईस्वी में तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे एलदौज और इल्तुतमिश के बीच। किसके बीच दोस्तों? इल्तुतमिश
इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच। इन दोनों के बीच यहाँ तराइन का कौन सा युद्ध हो रहा है? तीसरा युद्ध। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हो रहा है दोस्तों? 1215 में। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इल्तुतमिश जो है वो एल्दौज पर अटैक करेगा और यहाँ पे जो आक्रमण होगा या युद्ध होगा वो तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दोस्तों कौन सा युद्ध? दूसरा युद्ध। कब हुआ? दूसरा नहीं, तीसरा। सही करो इसको। तराइन का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध। एक बार आप फिर सुनिए। तराइन के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 में किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें दोस्तों विजयी कौन होगा? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध कब होगा? 1192 में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? जो गौरी है वो विजयी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। एक युद्ध दोस्तों मैंने और बताया था आपको, चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध है ये 1194 में हुआ है। पृथ्वीराज किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और दूसरा क्या नाम है? जयचंद। किसके बीच? जयचंद के बीच और गौरी के बीच। तो ये 3 युद्ध आपको पहले से ध्यान रखने हैं। तराइन का जो तीसरा युद्ध है ये 1215 में एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो एल्दौज है ये पराजित होगा और विजयी कौन होगा? इल्तुतमिश। लेकिन दोस्तों जो आगे की घटना है उसको ध्यान रखना। ये एल्दौज है, इसको दोस्तों बंदी बना के लाएगा कौन? इल्तुतमिश। और बंदी बना के कहाँ लाया? बदायूं। और बदायूं के किले में लाके इसकी क्या कर दी? हत्या। यानी कि इल्तुतमिश एल्दौज को बदायूं के किले में लाएगा, बदायूं के किले में। और बदायूं के किले में लाके इनकी क्या कर देगा भाई साहब? की हत्या कर देगा दोस्तों। क्या कर देगा? हत्या कर देगा। अब यहाँ पे जो इल्तुतमिश है वो निश्चिंत हो गया। इसके जो विद्रोही हैं उनको इसने सभी को हटा दिया। आगे क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे अब ये कुछ यहाँ पे रिफॉर्म करने वाला है, कुछ काम करने वाला है और इसके हम कार्य देखते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं पहले आप उनको देख लीजिए एक बार। इल्तुतमिश शासन कब से कब तक? 1211 से 1236 तक। ऐबक के पुत्र आराम शाह को हटाकर शासक बनेगा। इलबरी तुर्क है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं? इसका कारण आप सुनिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहने के 2-3 कारण हैं और 2-3 कारण आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्या है वास्तविक संस्थापक, इसको क्यों कहा गया। पहला कारण यह है कि इसने जो राजधानी थी, राजधानी जो ऐबक था, ऐबक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। और लाहौर से हटाकर इसने राजधानी कहाँ बना दी? दिल्ली बनाई। कहाँ बनाई दोस्तों? राजधानी दिल्ली बनाई। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसने इसने अपने नाम का क्या पढ़वाया? खुतबा। खुतबा पढ़वाया। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि इसने बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिल्ला मंसूर। क्या नाम है दोस्तों? बिल्ला मंसूर। बिल्ला मंसूर। ये जो बिल्ला मंसूर है ये कौन है दोस्तों? बगदाद का खलीफा है। तो जो इल्तुतमिश है उसने बगदाद के खलीफा से या बोले बिल्ला मंसूर से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो वास्तविक संस्थापक हम कह रहे हैं दिल्ली का, इल्तुतमिश को क्यों कह रहे हैं? पहला कारण उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली बना दिया। अगला उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तीसरी बात देखें तो इसने बगदाद के खलीफा जिसका नाम बिल्ला मंसूर था उससे सुल्तान की दोस्तों वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की है, अर्थात बोले सुल्तान की उपाधि जिसने दोस्तों धारण की है। इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें इसमें और क्या। इसमें आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसने काम किए वो कौन कौन से किए आगे देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो इसके शत्रु थे एल्दौज और कुबाचा, इनका इसने एंड कर दिया। लेकिन दोस्तों
इसके खिलाफ जो लोग हैं वो आगे भविष्य में ना हो, इसको लेकर ये चिंतित था और इसने दोस्तों एक कमेटी का गठन कर दिया, एक संगठन बना दिया और ये संगठन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस संगठन का नाम है दोस्तों ये गुलाम चालीसा, लिख लो गुलाम चालीसा, या फिर तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी बोलें, या दोस्तों गुलाम चालीसा बोलें, या दोस्तों चालीसा दल बोलें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चालीसा दल। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चालीसा दल भी आ सकता है लिखा हुआ, गुलाम चालीसा भी आ सकता है दोस्तों, तुर्क ए चहलगानी भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये गुलाम चालीसा है या चालीसा दल है दोस्तों, इसके लिए तुर्क ए चहलगानी ये नाम किसने दिया, किस इतिहासकार ने? तुर्क ए चहलगानी इस 40 गुलाम सरदारों का जो संगठन है, जिस संगठन की मैं बात कर रहा था, फिर सुनिए संगठन की बात करें तो ये गुलाम चालीसा या तुर्क ए चहलगानी ये क्या है दोस्तों? तो ये है 40 गुलाम सरदारों का संगठन, 40 गुलाम सरदारों का संगठन। क्लियर हुआ? यानी 40 जो गुलाम सरदार हैं उनका एक संगठन बनाया जिसे गुलाम चालीसा, चालीसा दल या फिर तुर्क ए चहलगानी इन नामों से दोस्तों जाना गया। क्लियर हुआ? अगला देखिए, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो इल्तुतमिश है इसने एक और काम किया और वो काम कौन सा है दोस्तों? इक्ता व्यवस्था या इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली बोलें या फिर दोस्तों इक्ता व्यवस्था भी लिखा हुआ एग्जाम में आया है। इक्ता व्यवस्था यानी इक्ता व्यवस्था को शुरू करने वाला या इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला कौन है दोस्तों? तो आंसर क्या होता है? इल्तुतमिश। क्या होता है दोस्तों? इल्तुतमिश। अब देखिए दोस्तों, ये भी इल्तुतमिश है और इस व्यवस्था को जो ऊपर मैंने लिखा ये भी शुरू करने वाला कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये क्या होता है इक्ता? इक्ता का मतलब होता है दोस्तों भूखंड। इक्ता का अर्थ अगर मैं इस शब्द का अर्थ देखूं तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? भूखंड। क्या अर्थ होता है दोस्तों? भूखंड। अब किस प्रकार का भूखंड, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो दिल्ली है, मान लो यहाँ सेंटर में है, केंद्र में, और केंद्र में क्या है? दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, अगर हम देखें दिल्ली के बाद तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, राजस्थान मिलेगा, यहाँ पे गुजरात मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा। ये इस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र हैं दोस्तों इनमें बांट दिया और ये क्या कहलाए दोस्तों? इक्ता कहलाए। क्या कहलाए? इक्ता कहलाए। अब इन इक्ता में क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये क्या कहलाए दोस्तों? छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, यानी ये क्या कहलाएंगे? इक्ता कहलाएंगे। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो आर्मी है, जो सेना है, इस सेना के लिए दोस्तों या तो आप वेतन दो, और वेतन अगर आप नहीं देते हैं तो क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो इक्ता है, भूमि है, जागीर है, ये दी जाती थी। अब इसमें क्या होता था, जैसे अगर हम बात करें आज की डेट में जो आर्मी रखी जाती है, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? वेतन देते हैं। और उस समय क्या था, वेतन के रूप में इक्ता दिया जाता था और इक्ता जिसको दिया जाता था वो इक्तेदार कहलाता था। और यहाँ पे इक्ता जो था, यहाँ जो बाहरी राज्य हैं, यहाँ पे जो आर्मी लगी होती थी, जो सेना लगी होती थी, यहाँ ये भूखंड है। इसका अर्थ क्या है? भूखंड। यहाँ से जो राजस्व प्राप्त होता था, इससे दोस्तों ये अपना खर्चा पूरा करते थे और जो राजस्व बचा दोस्तों वो कहाँ भेजा जाएगा? सेंटर को भेजा जाएगा, केंद्र को भेजा जाएगा, अर्थात बोले तो दोस्तों किसको? इल्तुतमिश के पास भेजा जाएगा। यानी कि जो बड़े भूभाग पर शासन उसको करना है इल्तुतमिश को, तो यहाँ जाके खुद तो ये राजस्व का काम करेगा नहीं, यानी नए नए कर्मचारी लगेंगे तो यहाँ जो बेरोजगारी भी कम होगी, रोजगार भी मिलेगा और दोस्तों उसे रेवेन्यू भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और उसकी जो सेना है वो यहीं से इक्ता जो भूखंड दे रखा है यहीं से जो राजस्व वसूलेगी, अपना खर्चा निकालेगी और जो पैसा बचेगा वो दोस्तों किसके पास भेज दिया जाएगा? राजा के पास भेज दिया जाएगा, सेंटर के पास भेज दिया जाएगा, केंद्र के पास दोस्तों भेज दिया जाएगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बात और पूछी जाती है कि ये तुर्क ए चहलगानी है, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसका जो सदस्य था, इसका सदस्य जो आगे चल के शासक बनेगा, क्या नाम था दोस्तों? बलबन। यानी कि जो बलबन है
बलबन भी इस तुर्क ए चहलगानी का दोस्तों क्या था, सदस्य था। क्या था दोस्तों, तुर्क ए चहलगानी का सदस्य कौन था दोस्तों, बलबन भी था। यह आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तुर्क ए चहलगानी का विनाश किसने किया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए तुर्क ए चहलगानी का विनाश, तो विनाश में जो नाम आएगा दोस्तों वो किसका आएगा, बलबन का आएगा। किसका आएगा, बलबन का आएगा। क्योंकि ये जो संगठन बना है ये राजा की रक्षा करने के लिए बना है और इसका सदस्य कौन है दोस्तों, बलबन है। बलबन को ये पता था कि ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन, ये तुर्क ए चहलगानी, ये कितना पावरफुल है। और जैसे ही दोस्तों ये शासक बनेगा बलबन, तो सबसे पहले क्या काम करेगा कि ये मजबूत संगठन जो बना है इसको ये तोड़ेगा। क्योंकि ये जो जिसमें जितने भी व्यक्ति होंगे वो सारे व्यक्ति एक शासक बनने की योग्यता रखते होते हैं। और जब इन्हीं में से एक गुलाम उठ के आएगा तो बाकी गुलाम जो हैं उन्हें ये बात पचेगी नहीं। बलबन ने सोचा कि ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र ना कर दें, इसीलिए सबसे पहले इसने क्या किया कि जैसे ही ये 1266 में शासक बनेगा, ये तुर्क ए चहलगानी का जो निर्माण यहाँ हुआ है इसको ये खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। यहाँ पे देखो, तुर्क ए चहलगानी हो गया, इक्ता व्यवस्था हो गई। जो इक्ता व्यवस्था है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको समाप्त किसने किया। यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ गया, इसको शुरू करने वाला इल्तुतमिश, इसको समाप्त करने वाला बलबन। ये इक्ता प्रणाली है, इसको शुरू करने वाला इल्तुतमिश। अगर दोस्तों पूछा जाए इसको समाप्त किसने किया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अगर पूछा जाए इसको समाप्त करने वाला कौन है, तो समाप्त करने वाला है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था खत्म कर दी और जो स्थायी आर्मी जो आज की डेट में है, स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। यानी बोले तो सेना को नकद वेतन देना शुरू किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि इक्ता प्रणाली जो थी वो अलाउद्दीन से पहले रहेगी। हालांकि कुछ शासक और बाद में आएंगे, वो एकता को फिर से लागू कर देंगे, वो बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान रखना, एकता शुरू करने वाला इल्तुतमिश और इसको फिनिश करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला कौन, तो इल्तुतमिश। क्या नाम होगा दोस्तों, इल्तुतमिश। अगर इल्तुतमिश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे चांदी का टका चलाया है। क्या दोस्तों, चांदी का टका और तांबे का जीतल। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो चांदी है, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये जो सिक्के जारी करने वाला कौन है दोस्तों, इल्तुतमिश है। आगे देखते हैं इसमें, हाँ, मोहम्मद गौरी, ये हो गया। एक बार आप देख लो, मैंने समझा दिया आपको। मोहम्मद गौरी, इसके गुलाम हो गए एलदौज, ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा। हुआ क्या, एलदौज की बेटी से ऐबक ने विवाह किया और अपनी बेटी का विवाह नासरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। होगा क्या कि नासरुद्दीन कुबाचा से विवाह जब किया तो यहाँ पे इसका एक गुलाम है, इस गुलाम का नाम क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश। ये गुलाम भी है, दामाद भी है। ये कहाँ का शासक है दोस्तों, गजनी का शासक है, इसको बना दिया। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच, इल्तुतमिश और एलदौज के बीच। यहाँ पे इस पर भी इल्तुतमिश ने अटैक किया और इसको दोस्तों नासरुद्दीन कुबाचा को इसको पराजित कर दिया। और ये शर्म के कारण जो कुबाचा है वो सिंध नदी में दोस्तों कूद कर क्या दे देगा, जान दे देगा। ये दोस्तों आप ध्यान रखना, ये मैं लिखवा चुका, समझा चुका। आगे देखिए, हाँ, मकबरे का पितामह क्वेश्चन हो गया। भारत का प्रथम मकबरा, इंपोर्टेंट, भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है दोस्तों, सुल्तानगढ़ी मकबरा है। कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में है। इससे महत्वपूर्ण एक बात आपको और ध्यान रखनी है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो जरूरी बात क्या है दोस्तों, ये सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है वो पहली बात तो ध्यान रखना दोस्तों, छत विहीन मकबरा है। कैसा दोस्तों, छत विहीन। छत विहीन का मतलब जिसके ऊपर छत ना हो, छत विहीन मकबरा है। दूसरी बात यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, ये जो इंडो ईरानी जो शैली है उस शैली पर निर्मित प्रथम मकबरा है। यानी कि प्रथम मकबरा, पहला मकबरा है इंडो ईरानी शैली पर निर्मित। किस पर दोस्तों, इंडो ईरानी शैली पर निर्मित भारत में दोस्तों प्रथम मकबरा है, बदायूं की जामा मस्जिद। ये क्वेश्चन दोस्तों हो गया। आगे दोस्तों देखते हैं इसका एंड किस तरीके से होता है। एक बात आपको और ध्यान रखना, यहाँ पे सुनिए,
एक इसके टाइम पे एक मंगोल आक्रमणकारी आया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, उठा हुआ है, मंगोल आक्रमणकारी। अगर हम मंगोल आक्रमणकारी की बात करें दोस्तों, तो क्या नाम था? चंगेज खां। क्या नाम था दोस्तों? चंगेज खां। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंगेज खां। अगर दोस्तों हम चंगेज खां की बात करें, इसका दोस्तों जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तिमुचिन। क्या नाम था दोस्तों? वास्तविक नाम तिमुचिन था। ये इसका क्या है दोस्तों? वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। अब दोस्तों ये जो है चंगेज खां है, ये बहुत भयंकर आक्रमणकारी है और इससे अधिकांश उस समय के जो समकालीन शासक हैं वो इससे डरते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो इल्तुतमिश है दोस्तों, इसके बारे में फिर से सुनिए आप। इल्तुतमिश, अभी इल्तुतमिश ने एक युद्ध लड़ा है, और कौन सा दोस्तों? तराइन का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश ने दोस्तों तराइन का जो तीसरा युद्ध लड़ा, उस तराइन के तीसरे युद्ध में दोस्तों क्या हुआ कि तीसरे युद्ध में जो एल्दोज था उसको हटाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो ख्वारिज्म शाह है, वो ख्वारिज्म शाह ने मदद की है दोस्तों इल्तुतमिश की। और ख्वारिज्म शाह का पुत्र है मांगवरनी, जो कहाँ का सूबेदार है इस समय? गजनी का सूबेदार है। दोस्तों एक बार फिर सुनिए, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जो एल्दोज को बदायूं की किले में लेके इल्तुतमिश ने जो हत्या की है, उस समय मदद इल्तुतमिश की जो की है वो ख्वारिज्म शाह ने की है। और जो ख्वारिज्म शाह है उसको इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों? गजनी का शासक बना दिया। और वो थोड़े समय के बाद क्या होगा दोस्तों? ख्वारिज्म शाह की मृत्यु हो जाएगी, और उसका लड़का दोस्तों जिसका नाम मांगवरनी है, मांगवरनी दोस्तों शासन करेगा कहाँ? गजनी पर। कहाँ करेगा दोस्तों? गजनी पर। अब दोस्तों जो गजनी पर ख्वारिज्म शाह का पुत्र मांगवरनी जो शासन कर रहा है, उसके पीछे दोस्तों पड़ जाएगा कौन? चंगेज खां। और चंगेज खां मांगवरनी का पीछा करते हुए, मांगवरनी या मंगवरनी बरनी का पीछा करते हुए, पीछा करते हुए कहाँ आ गया? सिंधु नदी तक आ गया। कहाँ आ गया दोस्तों? सिंधु नदी तक आ गया। अब दोस्तों जैसे ये पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आएगा, ये जो मांगवरनी है ये किसके पास शरण लेने आ रहा है दोस्तों? इल्तुतमिश के पास। ये क्यों आ रहा है दोस्तों? शरण लेने आ रहा है। और इसने इल्तुतमिश से आके कहा कि चंगेज खां मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है उसमें मेरे पिताजी ने, बोले तो ख्वारिज्म शाह ने आपकी मदद की है, और आज मैं संकट में हूं तो आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन दोस्तों ये इल्तुतमिश बहुत चालाक व्यक्ति है, इसने इसके पिता से मदद ले ली, लेकिन इसकी मदद इल्तुतमिश नहीं करेगा। और इल्तुतमिश ने दोस्तों मांगवरनी को शरण नहीं दी। जब मांगवरनी को शरण नहीं दी तो होगा क्या दोस्तों? ये जो चंगेज खां है वो सिंधु नदी से दोस्तों वापस लौट जाएगा। कहाँ से दोस्तों वापस लौट जाएगा? सिंधु नदी से। आगे दोस्तों क्या होता है इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। ये जो अटैक हुआ है ये आप ध्यान रखना 1221 ईस्वी में। अगर दोस्तों डेट पूछी जाए तो डेट ध्यान रखना। चंगेज खां ने अटैक कब किया है दोस्तों? तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने आक्रमण किया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? लास्ट में अगर हम देखते हैं तो इसकी जो मृत्यु है, इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु, अगर दोस्तों हम मृत्यु की बात करें तो ये 29 अप्रैल 1236 को होगी। कैसे होगी, क्या होगी, थोड़ा इसको समझ लीजिए। ये इल्तुतमिश हैं, ये भाई साहब ग्वालियर अभियान पर गए हुए हैं। कहाँ पर दोस्तों? ग्वालियर अभियान पर। अब ये ग्वालियर अभियान पर जो गए, हुआ क्या कि ये भाई साहब बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो इन्होंने, इल्तुतमिश ने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा अपने लड़कों को। इल्तुतमिश है, शासक है, सैकड़ों इसके पत्नियां हैं और सैकड़ों क्या हैं दोस्तों? पुत्र हैं। सैकड़ों पुत्र हैं, और इन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि एक बार तुम लोगों को देख लूं, अपने लड़कों को देख लूं। और होगा क्या, इधर ये बीमार पड़ा, जैसे ही इसके लड़कों को सूचना मिली कि जो अब्बा हैं वो ग्वालियर में जाके बीमार पड़ गए, और इधर जो दिल्ली पर जो जितने भी इसके लड़के हैं
वो आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, एक दूसरे को मार काट मच जाएगी, मारने लगेंगे और मारने इसलिए लगेंगे कि दिल्ली का शासक मैं बनूं कि मैं बनूं, क्योंकि अब्बा तो मरने वाला है। और इसको देखने दोस्तों ग्वालियर इल्तुतमिश के पास इसका एक भी लड़का नहीं जाएगा। कहने को सैकड़ों इसके लड़के हैं, सारे लड़के दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। अब ये बहुत परेशान है, ग्वालियर में है, बीमार है। लेकिन होगा क्या दोस्तों, इल्तुतमिश की एक पुत्री है रजिया सुल्तान। क्या नाम है दोस्तों? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान है, ये अपने पिताजी के पास पहुंचेगी, पूछेगी, और ये इसके जो फादर हैं रजिया सुल्तान की, इसको देखकर बहुत खुश होंगे और इन्होंने खुश होकर ये जो अपनी जितनी भी दौलत है, संपत्ति है, या अगला शासक उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये दोस्तों यहीं पर जो इल्तुतमिश है वो वसीयत कर देंगे अपने उत्तराधिकार की, कि मेरा जो उत्तराधिकार है वो कौन बनेगा, रजिया सुल्तान बनेगी। लेकिन ये जो वसीयत लेकर ये जब दिल्ली पहुंचती है रजिया सुल्तान, उसी समय उससे पहले दोस्तों क्या होगा कि इसकी माँ और इसका भाई, इसके भाई का क्या नाम है, रुकनुद्दीन। क्या नाम है? रुकनुद्दीन। यानी रुकनुद्दीन ये कौन है, रजिया का भाई। और रजिया की माँ कौन है, तो अगर रजिया की माँ की बात करें तो क्या नाम है, तुर्कान शाह। क्या नाम है? तुर्कान शाह। अब देखिए यहाँ पे ये रुकनुद्दीन है, ये गद्दी पर बैठ जाएगा। इसकी माँ जो 40 गुलाम सरदार हैं उनके कहने पर राज्य अभिषेक किसका कर दिया जाएगा, रुकनुद्दीन का कर दिया जाएगा। और ये कौन है, एक रजिया की माँ है और रजिया का भाई। इधर रजिया जब दिल्ली पहुंचेगी तो इसे देखकर चौंक जाएगी, और इसने क्या किया कि शुक्रवार के दिन नमाज के समय ये जो जहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं उस मस्जिद में जाएगी और कहेगी कि मुझे न्याय दीजिए। और इसको न्याय देने के लिए जो दिल्ली की जनता है, पहली बार राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में, कि दिल्ली की जो जनता है वो रुकनुद्दीन को सिंहासन से उठाकर नीचे फेंकती है, उतारती है, और यहाँ पे शासक किसको बना देती है दोस्तों, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान शासक कब बनेगी, 1236 में। ये जो आगे का पोर्शन है रजिया सुल्तान है, इसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।